नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। प्रोग्राम हमारा बेहद खास, चर्चाएं खास, और मैं हूं आपके साथ रचना सेवक। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य, देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ हर हफ्ते मौजूद रहते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक किरबिन खन्ना जी। सर आज भी हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत सर का इस विशेष प्रोग्राम में। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत में बात पंजाब की, क्योंकि आज है पंजाब दिवस। सर आज पंजाब दिवस है, तो आप पंजाब की अतीत और वर्तमान परिस्थितियों को किस तरह से देखते हैं? कहां पर खड़ा देख रहे हैं पंजाब? देखिए, 1966 में भाषा के आधार पर, 1947 में पहले पंजाब का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ जी। उस समय तो मैं पैदा नहीं हुआ था। लेकिन 1966 में जब भाषा के आधार पर हुआ तो उस समय 12-13 साल का थे, जो उस समय 14 साल का था मैं 66 में। तो पर आज भी मुझे वो 6-10 का मैं एक तरह से चश्मदीद गुआ कह सकता हूँ। पिछले 6 साल में पंजाब किस परिस्थितियों में निकला, क्योंकि मेरे जीवन घटनाक्रम में उसका प्रभाव है। साथ उसका जो घटना पंजाब में घटा वो मेरे जीवन में प्रभावित हुआ। सब पंजाबी के हुआ अपने अपने ढंग से, जो जहाँ पे जिस परिस्थितियों में था उसका हुआ। मुझे इतना याद है कि मैं जब ये 1964 में जब मैं स्कूल से एकदम घर आया तो मेरी माँ बहुत खुश थी। क्या हो गया माँ? कहते कामरेड रामकिशन को मुख्यमंत्री घोषित कर दिए। हमारा कामरेड रामकिशन विधायक थे हमारे क्षेत्र के, पिताजी के साथ उनके संबंध थे, आना जाना था पारिवारिक। तो वो मुख्यमंत्री बने तो घर में एक उत्साह था। वो दौर 1965 जब आया तो पहली दफ़ा मेरे 65 और 66 में पहली दफ़ा मैंने सुना पंजाब में नारा लगा, क्योंकि संयुक्त परिवार था उस समय, विभाजन तो हुआ नहीं था। तो संयुक्त परिवार के आखिरी जो मुख्यमंत्री कामरेड रामकिशन ही थे। तो नारा उस समय मैंने जो सुना पहला था तो उस समय था धोती टोपी जमुना पार। भाषा पे पंजाबी सूबे की मांग थी और भाषा पे भारत पे उसके साथ। तो पहली दफ़ा मैंने सुना धोती टोपी जमुना पार। स्कूल का एक विद्यार्थी था, कोई खास मेरे मन में बोझ नहीं आया, क्योंकि स्कूल में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि जिसमें मतभेद को इस तरह के हो, विभाजन हुआ ना। छात्र एक जैसे थे सब था। 66 में बन भी गया तो वो एक 66 वो देखा मैंने भी धोती टोपी। उसके बाद 75 देख लिया, उसे बोले करतर की वो लड़ाई देखी, वो भी पंजाब ने देखी। पर आपातकाल के भी अकाली बीजेपी की लड़ाई, जो गिरफ्तारियाँ, वो सारा देखा। जो ये सारा एक राजनीतिक घटनाक्रम इतना तेज था जिसने पंजाब को हर तरह से सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक भी प्रभावित किया। इसके जो 78-84 के बीच भिंडरावाला का दौर शुरू हो गया। भिंडरावाला का जब दौर शुरू हुआ तो उसके राजनीतिक कारण जब जो भी हो, उस समय भी एक नारा लगा कि 35 हिंदू मारो खालिस्तान बनेगा। ये दिमाग में जब मेरे आया तो एक प्रश्न उठा तो फिर मैं कौन हूँ? मैं पैदा पंजाब में हुआ, मेरे माँ बाप का काम यहाँ पे, मैं पढ़ाई यहाँ पे की, यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से खेला भी, पंजाब को भी प्रतिनिधित्व किया। तो फिर भी इसके बाद वो कहते हैं 35 हिंदू मारो खालिस्तान। तो मैं ज़्यादा हिंदू मेरी की थी, क्योंकि इससे पहले मेरा कोई साहित्य की तरफ या पत्रकार की तरफ कोई रुचि नहीं थी। खिलाड़ी की तरह एक साधारण आदमी जैसे चलते हुए। पर इस बात ने मुझे एक आत्मचिंतन के लिए मजबूर किया कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं तो यहीं का जम्पल हूँ, तो पंजाबी भी हूँ, तो ये तो मेरे विरुद्ध ही सारा हो गया। तब मैंने थोड़ा सा अध्यात्म भी पढ़ना शुरू किया, साहित्य भी पढ़ना शुरू किया और पंजाब का इतिहास भी पढ़ना शुरू किया। तो उसी की पैदाइश 1983 उत्तम हिंदू निकला, एक चुनौती स्वीकार की कि ये जो उस दौर में पत्रकारिता भी चली थी, तो उसमें हिंदी और पंजाबी के जो पत्रकार थे वो मुझे ऐसा महसूस हुआ, जो मेरे सोचने के हिसाब से एक आर्य समाज का ग्रुप बन गया, एक अकालियों का ग्रुप बन गया। पंजाब का उसमें जो हित था या राष्ट्र का हित था वो धीरे धीरे दो गुटों में बंट गया। राष्ट्र और प्रदेश की बात करते करते वो एक निजी स्तर की मैं विचारधारा की लड़ाई शुरू हुई अखबारों। तो मुझे ये लगा, मैं सनातन था विचारधारा से, आप भी हो आज,
तो मुझे लगा कि ये एक सनातन धर्म की जो प्राचीन परंपरा चली थी, जो सबको साथ लेके चलने वाली, उसकी कमी है। क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र में ये आर्य समाज और अकाली और इस तरह की जुबानगी जो दोनों को संभालने वाली है, दोनों के साथ एक लिंक करने वाली, तो उस उद्देश्य से मैंने उत्तम हिंदू, क्योंकि नाम उस समय हिंदू मारने के लिए बात चली थी, तो ये भी चुनौती थी कि हिंदू को उत्तम हिंदू, मौत तो ऊपर वाले के हाथ है, जब लिखी है तो आएगी। तो इस दृष्टि से, और इस पीरियड में जो मुझे प्रभावित किया क्षेत्र में आने के लिए, मैं समझता कि उस समय मेरे पिताजी के जो संबंध थे वो कॉमरेड जगजीत सिंह आनंद नवा जमाने वाले थे, रमेश जी थे, यश जी थे, तो मिलाप उनके साथ था, पंजाब के सीए, इनके साथ घर पारिवारिक संबंध है। तो मुझे लगता था कि ये बुद्धिजीवी लोग हैं, तो इनके ये जो चल रही है, तो इसी वो मेरे जीवन में भी उनकी एक छवि या प्रभाव रहा। तो मैंने भी इस लाइन में इस कदम रखा, पर इतनी लंबी और कठिन थी, मुझे नहीं साथ था, उस पर रख लिया शुरू होकर। तो उत्तम जब शुरू हुई तो मजे की बात है कि काम जो नवा जमाना से पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नवा जमाना ने शुरू कराई थी, दूसरे उनकी अखबारों को साथ बंद की जाती थी। ये दौर है, ये एक फेज निकला जिसमें फिर रमेश जी के बीच में शहादत भी हुई, लाला जी की भी शहादत हुई, सारा ये दौर देखा तो ये एक नया जीवन में उस समय उतार चढ़ाव आया कि ये पंजाब में किस दिशा में पंजाब में जा रहे हैं हम। सारा 84 के फिर उसके ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो दरबार साहब की किलेबंदी हुई, उस वहाँ पे जो हथियार मिले या कुछ हो गया, और एक सरकार ने जो भी किया उस समय के हालात साहब किए, वो आज तक एक प्रश्न चिन्ह है कि नहीं होना चाहिए था और उसका कोई और हल निकलना चाहिए था ये का। लेकिन उसके बाद जो दंगे, कत्ल इंदिरा गांधी का हुआ, दंगे हुए, वो भी आज तक इशू बना हुआ, वो पंजाब से जुड़ा हुआ है। सारे पंजाब के हर पंजाबी को वो चीज़ दुखती है, दुखती रग कह सकते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस लगती है, भाई ये सारा कुछ क्यों हुआ। रोशन बुश से पहले जो 6 साल थे उसमें भी निर्दोषों की पंजाबी, जिसने भी अलगाववाद की विरोध किया उसका उनके निशाने पे, अलगाववादियों के या आतंकियों के निशाने पे आया। उसके बाद ये दंगे आए और इस तरह ये पंजाब और देश की राजनीति को एक, तो इस तरह आप सोचो कि पंजाब पहले भी अगर जाए हम महाराजा रणजीत सिंह के समय, तब भी पंजाब की एक अलग भूमिका थी राष्ट्र की राजनीति में। आज़ादी से अंग्रेज़ों के समय भी पंजाब की एक विशेष भूमिका रही है आज़ादी की लड़ाई में। आज़ादी के बाद भी, चाहे वो 65 का युद्ध है, 62 का युद्ध है, 71 का युद्ध है, या जो कारगिल आया, उसमें पंजाब और पंजाबियों की एक अलग भूमिका रही है। और उसके बाद अगर हम आ जाए, देखिए चलते चलते हम बेअंत सिंह की शहादत भी, फिर कारगिल आ गया, उसके बाद बादल सरकार आ गई, और वहाँ से फिर शुरू होता है जो पंजाब के वर्तमान की मुफ्त बिजली वाली बात, ये बादल सरकार ने की। ये तो एक पिछला दौर है जो संघर्ष का और टकराव का, नकारात्मक एक स्थितियों का फेस करना, जब पंजाब को उस दौर से निकला 66 से 95 तक कह लें, 98 तक जब बादल सरकार आ गई तो एक राजनीतिक स्थिरता आनी शुरू हुई। बीच में ऑपरेशन बरनाला सरकार आई थी, ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी चला, वो भी उस समय उस चीज़ को देख के लोग आज कहते हैं कि जब वहाँ पे बिना गोली गिराए उनको बाहर निकाल लिया गया, अलगाववादियों को या गर्म तलियों को, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी ऐसे भी होना चाहिए था बिना किसी हानि, क्योंकि वो एक, तो वो आज तक मुद्दा और आगे भी चलेगा, उसको खत्म होने वाली बात नहीं है। जो भावना ठेस लगती है वो आदमी को याद रहती है, चुभती है समय। तो 98 के बाद ये नया दौर शुरू हुआ मुफ्त बिजली का। आज के वर्तमान में हम देखें, अब जो पीछे हुआ, जो अब सरकारें आई हैं, जो आप वर्तमान सरकार, इन्होंने मुफ्त बिजली वाली, इनको भी अब जो देना था, वो जो एक परंपरा शुरू हुई फिर आगे बढ़ती चलेगी। अब मुफ्त बिजली भी है, पानी भी है, वो पेंशनें भी हैं, वो खाद्य पदार्थ भी है, कई कुछ आप एक नहीं है, एक सुविधाएं चल रही है। पर उसका परिणाम क्या है कि आज 4 लाख करोड़ के कर्ज में आ गया पंजाब। पंजाब की आमदन कम,
खर्च ज़्यादा, एक चीज़ तो ये आर्थिक स्थिति बन गई हमारी। इसके साथ साथ अभी बाढ़ गई है पंजाब में, बाढ़ग्रस्त पंजाब में 5300 एकड़ तो भूमि खत्म हो गई जो बिल्कुल उपजाऊ थी, सर। बाढ़ खा गई वो। उसके बाद लाखों एकड़ की फसल खराब हो गई। लाखों लोग आज भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि जो पंजाब सबसे बड़ी एक लड़ाई लगातार लड़ता चला आ रहा है, वो है सीमावर्ती प्रदेश होने के पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान इस चीज़ को स्वीकार कर चुका है कि हम सीधा पाक इंडिया से इतनी मार खा चुके हैं, सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और ये सस्ती और रेगुलर कंटिन्यू लड़ाई जो लड़ी जा सकती है वो नशा और हथियारों की तस्करी है। बिल्कुल सर। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद और बढ़ गई। रोज़ तो आप पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के देखें कितने, और पुलिस ने 34,000 कितने तो आदमी पकड़े। अब इससे पंजाब की ये स्थिति भी देखें कि माँ बाप ने नशे के लिए अपना बच्चा पीछे बेचा। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो DIG ने अंदर है, और सरकार ने पीछे RTO ऑफिस के 24 आदमी वो भी पकड़े। भ्रष्टाचार भाई पंजाब का बाढ़ग्रस्त तो है, वो नेचर की मार है, नशाग्रस्त भी है, तस्करी भी, हथियारों की गृहस्थी, बेरोजगारी भी है, और भूस्तर जल भी गिर गया है इसका, और भूमि की क्षमता को कीटनाशक दवाइयों और जो रासायनिक खाद वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, उसके कारण वो भी समस्या आ रही है। तो और बेरोजगारी के कारण जो विदेशी वो बढ़ता चला जा रहा है। आप गांव में आगे जाते थे, लोग बाहर जाते थे तो पैसा कमा के पंजाब में लगाते थे। आप जो बाहर बैठे हैं वो अपनी जगह जहाँ बेच के बाहर जा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो उधार लेके भी बाहर जा रहे हैं। तो पंजाब के ये सारे रंग रूप मैंने अपने ये पिछले 6 दशकों में सारे आप देखे हैं। तो आज मैं सोचता हूँ कि ये अब पंजाब अगर इसी तरह मुफ्त रेडियो में फंसा रहा, पंजाब तो अपने खुले दिल के लिए, अपने हिम्मत के लिए, अपने कर्म के लिए जाना चाहता था। पंजाबी जहाँ भी जाता था ये कर्मठ है, इसमें मांगना तो नहीं है। तो लेकिन सरकारों ने उसको इस स्थिति में ला दिया कि वो मांगने वाली स्थिति पे हो गया। पंजाबी सरकार की तरफ वो देखता है, अपनी कमाई की तरफ भूल गया वो अब सरकार की तरफ देखते हैं, सरकार मुझे क्या देगी। और सरकार की स्थिति ये है कि सरकार का आर्थिक बोझ पंजाब का बढ़ता चला जा रहा है। तो जो बुनियादी जो सामने चुनौतियां हमारे सामने खड़े, देखिए नशा एक बुनियादी चुनौती है हमारे पास, भूजल गिर रहा है हमारा, वो बुनियादी है, भूमि की क्षमता बुनियादी है, स्वास्थ्य शिक्षा की समस्या हमारी बुनियादी है। अब जब पैसा ही नहीं है, आप वो चीज़ें शुरू कर मतलब नहीं है पंजाब के, तो पंजाब कहाँ जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि आज ये जो पंजाबी सूबे का जो दिन है, आज पंजाब ने कोई इश्तिहार नहीं दिया, कोई मतलब आप ये आत्मचिंतन इसलिए कि 60 साल पहले जिस लिए हम लड़ रहे थे, आज पंजाबी के लिए लड़े थे हम। आज लोग अंग्रेजी घरों में बोलते हैं, पंजाबी नहीं बोलते। बिल्कुल जिन्होंने आंदोलन चलाया उनके बच्चे बाहर के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ के आए, इंग्लैंड से पढ़ के आए, कनाडा से पढ़ के आए, वो अंग्रेजी बोलते हैं, घर में भी अंग्रेजी, बाहर भी अंग्रेजी। अगर काम करने वाला उत्तर प्रदेश है उसके साथ वो हिंदी भी टूटी फूटी बोल रहे हैं, पंजाबी नहीं बोलते। बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई उन्होंने पंजाबी के नाम पे किया, पर वो पंजाबी का नाम अपनी सत्ता के हिसाब से मैं समझता हूँ। अगर पंजाबी के लिए इतने गंभीर या सिंसियर होते तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में न डालते, फिर वो पंजाबी स्कूलों में डालते, सरकारी स्कूलों में डालते जहाँ पंजाबी। अब सरकारी स्कूलों में यूपी और बिहार के बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल। जो अमीर धनाढ़ चाहे सिख है चाहे हिंदू पंजाबी, उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं और अंग्रेजी बोलने में उनकी शान समझती है। तो ये एक मैं कहता हूँ पंजाब दिवस आत्मचिंतन की दिवस है। पंजाब हरियाणा आज खुशी मना रहा है क्योंकि उसका अस्तित्व आया। पंजाब का विभाजन हुआ, पहले धर्म के नाम पर हुआ, फिर भाषा के नाम पर हुआ, और आज स्थिति ये है कि हम रेवेन्यू से हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। हमारे जो बुनियादी चीज़ें थी वो कमज़ोर होती चली जा रही हैं। इसके विपरीत जो हरियाणा 66 में आया था उस समय वो पिछड़ा इलाका था पंजाब का, तो उस हिसाब से वो पिछड़ा गिना जाता था। लेकिन आज केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद का रेवेन्यू ले लें तो हमारा जो सारे पंजाब का हिसाब से हो गया। उसका विकास, उसका जो औद्योगिकरण, उसकी जो सड़कें, उसका जो उसने जो राजधानी के नज़दीक होने का जितना लाभ उसने उठाया हरियाणा ने और किसी ने नहीं उठाया। प्रताप सिंह कर ने फरीदाबाद बसाया था, कोई दिल्ली की राजधानी के बाद हमारा औद्योगिक
क्षेत्र बिल्कुल। बनेगा। तो लेकिन वो जब बट गया, विभाजन हो गया, तो औद्योगिक क्षेत्र उधर चले गए। तो पंजाब ने औद्योगिकरण की तरफ उस समय नहीं दिया। पंजाब अपने उथल पुथल में रहा, बिल्कुल राजनीतिक उथल पुथल रहे, सामाजिक रहे, आर्थिक अलगाववाद के रहे बीच में। तो पाकिस्तान में भूमिका निभाई, हमारे अंदर भी है। आज भी कनाडा से अमेरिका में जो खालिस्तान की आवाज़ उठाते हैं वो आज भी दखल देते हैं। कनाडा वैसे अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से भारत विरोधी नारे लगते हैं, और उसको कुछ ना कुछ वर्ग पंजाब का भी समर्थन देता है। साइलेंट देता है बेशक, पर देता है, लिपसिमती है और तो नहीं भी है, पर साइलेंट वो करते हैं। कुछ बोलते भी हैं पर साइलेंट समर्थन मिलता है। ये एक पंजाबी की कमजोरी है। इसी तरह अगर अब हरियाणा देखें तो कहीं के कहीं निकल गया। अब वो कृषि उत्पाद में पंजाब के बाद दूसरा नंबर उसी का आ रहा है। वो पंजाब को चुनौती दे रहा है। अगर उसके पानी कल को आ जाता है, उसकी पानी समस्या, तो वो हो सकता है पंजाब के बराबर आ जाए नेशनल पूल में कनक जब चावल देने के लिए। खेलों में हमारे आग निकल गया। तो पंजाब को आज पंजाब दिवस पर ये सोचने की जरूरत है कि अगले 20 साल में हमारी स्थिति क्या बनने जा रही है, हमारे पानी की, हमारे युवा पीढ़ी की, हमारे खेलों की, हमारे उद्योगों की, हमारे किसानों की। भाई कहाँ पे जाएंगे हम? अब पंजाब में गुरुद्वारे जातियों के नाम बन गए, गुरुओं ने किस शिक्षा में हमें थी, शमशानें अलग बन गई। तो जब ये अब इतने डेरे बन गए, इतना कुछ हो गया, और इतना मतलब उथल पुथल से मैं समझता हूँ सामाजिक ढांचे में जो आई, सोच में आई, जो सर्वात के भले की बात की, तो अपना भला ही नहीं सोच रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि बात तो हम सर्वात के भले कर, पंजाब का भला नहीं सोच रहे हो। जो पंजाब की चढ़ती कला की बात करते हैं, वो कर्म हमारे वैसे नहीं है। नारा जरूर हम लगाते हैं। तो ये जो जिम्मेवारी बनती है, मैं राजनीतिक नेतृत्व की, बौद्धिक वर्ग की और धार्मिक नेताओं की, ये तीनों की बनती है कि जन साधारण को प्रेरित करें कि ये जो मुफ्त वाली जोड़ियाँ भी खत्म होनी चाहिए, प्रैक्टिकल साइड होनी चाहिए। पंजाब का हित क्या, अगली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं हम, नफरत, प्यार या खाली कटोरा, क्या देना है हमने? ये आज के दिन हमें सबको सोचना चाहिए। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी इस पे हो सकती है। भावुक हूँ इस बात पे कि पंजाब की जो पिछले 6 दशक की जो यात्रा मेरे साथ ही जीवन की चली, उसको आंखों देखी, मैं कह सकता हूँ बहुत बुरी से छोटी छोटी बातें देखी हैं। सर बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया तो आपने। ये सारी चीजें देखने वाली हैं। सोचें जो अगली पीढ़ी को हमने क्या देना, पंजाबियों को ये सोच होनी चाहिए। तो बहुत ही, सच में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया, और सर ने पंजाब दिवस में सारा दृश्य जो है 6 दशकों का हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है। और प्रोग्राम में अब हमें आगे भी बढ़ना है, तो चर्चा करेंगे चुनाव आयोग की। सर, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR यानी कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की घोषणा की है। तो देश की चुनाव प्रणाली पर इसके कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे, और इन प्रभावों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहला बिहार के अब चुनाव चल रहे हैं जी। तो बिहार के चुनाव से पहले वहाँ पे गहन निरीक्षण की बात चली थी, हुआ भी वहाँ पे। बिल्कुल। तो उसको लेकर इतना विपक्षी दलों ने शोर मचाया कि ये हमारे दलितों के मत कट जाएंगे, ये अल्पसंख्यकों के मत कट जाएंगे, ये विरोधी पार्टियों के जो है उनके कट जाएंगे। लेकिन अब वो बात सर्वोच्च न्यायालय तक गई, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये रोकी नहीं जा सकती, ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, उसको गहन समय समय पर करते हैं। तो आज चुनाव चल रहे हैं, बिहार के चुनाव प्रचार चल रहा है। आज कोई पार्टी इस बात को उठा नहीं रही। बिल्कुल। किसी पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि मत जो चुनाव गहन परीक्षण जो मुद्दा इतना बड़ा बनाया था, क्यों? क्योंकि उसमें दम ही नहीं है, वो सिर्फ भ्रम डाल रहे हैं। देखिए 2002 और 2004 में ये गहन परीक्षण पिछली सरकार में 20 साल नहीं हुआ, जबकि होने चाहिए हर 5 साल बाद, 10 साल बाद, हर लोकसभा। क्योंकि चुनाव आयोग ने अब भी कहा है कि जो इतने, देखिए कामकाज के हिसाब से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, कोई विदेश चले गया, कोई दूसरे प्रदेश चले गया, और कई मृत हो गए, और कई युवा के जगह 18 वर्ष उनके। तो ये गहन जो निरीक्षण है उसका उद्देश्य तो यही है कि जो अपना घर छोड़ के दूसरे प्रदेश में चले गए या विदेश चले गए, उनके नाम कटे जाए,
बिल्कुल उनकी सर। लिस्ट से। जो 18 वर्ष के हो गए हैं उनके नाम उनको जोड़े जाएं, जोड़े जाएं। जो मृत हैं। लोग हैं उनके काटे जाएं। अच्छा, चौथा है जो अवैध घुसपैठी है, जो सिर्फ बोगस राशन कार्ड बना के, आई कार्ड बना के बैठे हैं वो, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोकतंत्र की सफलता की आवश्यकताएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं। अगर ये अवैध घुसपैठी है या सिर्फ मृत लोगों की लिस्ट सूची चलती गई तो ये सारी गड़बड़ी है ना। तो ये लोकतंत्र के हिसाब से ज़रूरी है, जो पिछले 2 दशकों से नहीं हुई। अब जो उन्होंने 12 राज्य में बोली है, जिसमें 9 पूरे राज्य हैं, 3 यूनियन स्टेट मतलब केंद्रीय शासित प्रदेश, तो उनके 51,000 करोड़ मतदाता जिनकी सोची उन्हें, तो इस समय भी वही पुराने आरोप जो बिहार वाले चल रहे हैं। तो ये आरोप सिर्फ मैं समझता हूँ कि राजनीतिक लाभ या हानि के लिए, आप राजनीतिक स्वार्थ हित के लिए राष्ट्रहित की जो बात है उसका विरोध करना। अब कौन चुनाव आयोग में इतने अधिकारी और इतने स्तर पे बूथ बनते हैं, वो लोकल डीसी है, एक एक आदमी कैसे कर सकता है? और उन जगह पे भी है जहाँ पे विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहाँ भी तो ना। तो उसमें कहाँ आप सोच लेंगे कि, और ये एक भ्रम पैदा करना जन साधारण में, इसका घातक जो पहलू है वो है कि आप पूरी व्यवस्था के प्रति लोगों को ही अविश्वास पैदा कर रहे हैं। चुनाव व्यवस्था हमारी जो है उसी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जब ये स्थिति बनती है तो ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है कि धीरे धीरे फिर ये विदेश की डीप स्टेट जिसको हम कहते हैं, वो बाहर अमेरिका का दूसरी, वो यही काम करते हैं। ये पाकिस्तान में हमने देखा, बांग्लादेश में भी देखा, क्योंकि पहला शुरू यही होता है कि मतदान गलत हो गया जी, फलाना गलत हो गया जी, ये हो गया फलाना। तो उसी से ये सारी भूमिका भ्रम पैदा होती है और फिर सारी व्यवस्था लड़खड़ा जाती है, सरकार के प्रति अविश्वास की भावना पैदा होती है। और ये एक घातक पहलू है। राजनीतिक दलों को ये एक इससे परहेज करना चाहिए, और सरकारों को भी चुनाव आयोग की मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जिम्मेवारी है। चुनाव आयोग इसकी जो कहते हैं, चाहे सार्वजनिक रूप से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसको करे, विज्ञापन दे, या अपने जो स्टेट आधारित जो है उनके जो चुनाव आयोग के जो मुख्य बनते हैं, मुख्य सचिव बने या इलेक्टोरल चीफ बन जाते हैं, उनके माध्यम से सामग्री ऐसे लोगों को भेजे जिनको पता हो कि ये किस कारण कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और दूसरी धरातल स्तर पर ये संदेश ना जाए कि पिक एंड चूज हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ये चीज़ें पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी मैं समझता ठीक होगी। बाकी जो भ्रम भ्रांतियाँ, इसमें कोई, ये देश हित में है, लोकतंत्र के हित में है, इसमें जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ से ज़्यादा कुछ नहीं। आगे प्रोग्राम में बात करेंगे बिहार चुनावों की। सर, बिहार चुनावों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जो हैं वो जारी कर दिए हैं, और इन घोषणा पत्रों में उन्होंने पेंशन और रोजगार को लेकर बहुत सारे वायदे किए हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, या इन वायदों के बारे में क्या कहते हैं? घोषणा पत्र तो बाद में होगा जी, नीतीश सरकार में तो वो चुनाव घोषणा से एक दिन पहले ही 10,000 रुपया कितने, 1 करोड़ कितनी महिला को उनके खाते में जमा करा दिया। सर, हम मुफ्त की रेवड़ियों की चर्चा करते ही आ रहे हैं। ये 10,000 करोड़, 10,000 रुपया 1 करोड़ 20 लाख औरतों के खाते में उन्हें जमा करा दिया, और साथ में ये अनाउंस कर दिया कि जो व्यवसाय करना चाहेंगे, ये व्यवसाय के लिए भी आप अपना छोटा मोटा काम जो आगे करना चाहिए उनको 2 लाख रुपया देंगे हम। इसी तरह तेजस्वी यादव ने किया है कि हम हर परिवार को 30,000 रुपये महीने की नौकरी हर परिवार को देगा हमारी सरकार आ गई। बिजली मुफ्त उन्होंने भी 200 यूनिट कर दी है, और इसी तरह वक़्फ़ कानून को उन्होंने तोड़ने की बात कह दी है। और जो उसका NDA का भी आया, उन्होंने भी इसी तरह 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात करी है, मेट्रो सिटी बनाने की, औद्योगिक पार्क बनाने की, और सारा। देखिए, एक बात बुनियादी हमें समझनी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा 2, बिल्कुल। तीसरी जो खाद्य के गरीब लोग हैं उनको एक राशन मिनिमम जाए, ये 3 तो समझ लगती है। अब ये पेंशन देनी, सीधे खाते में पैसे जमा कराने, या ऐसी ऐसी चीज़ें करनी जो पॉसिबल ही नहीं है, जो आर्थिक रूप से है ही। हमें ये देखना है, पीछे महाराष्ट्र ने भी कहा था कि महिलाओं को हम करेंगे 21,000 रुपये, 11 कितना, वो दे नहीं पाए।
पंजाब नहीं दे पा पंजाब रहा, भी नहीं दे पा रहा। क्योंकि ये अगर इसी तरह चलेगी तो वो हालत वो होगी कि आमदनी कम खर्चा ज़्यादा। तो जब आमदनी और खर्चा ज़्यादा होगा तो आप अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही कमज़ोर हो जाएगा प्रदेश का। जब प्रदेश के पास पैसा नहीं, उसकी जेब खाली होगी, आर्थिक दृष्टि से तो फिर खोखला। उसका विकास रुक बिल्कुल जाएगा। सही। ये एक मैं समझता हूँ जो मुफ्त की रोटियां जो धीमा जहर है बिल्कुल। प्रदेश की राजनीति को भी और लोगों के जीवन में भी। लोगों को भी आप फिर इस हिसाब से मुफ्त खाना, मुफ्त पढ़ाई, पढ़ाई तो मैं कहता हूँ पढ़ाई स्वास्थ्य निकाल दे, पर जो पेंशनें हैं, जो आप बिजली पानी और इस तरह की और फैसिलिटी देते हैं, वो सारे आदमी को फिर लथार्जिक बनाती है कि ठीक है हमें मुझे मिल तो जाना है, खा। तो ये चीज़ें एक धीमा जहर है, इसको जितनी जल्दी इस पर कंट्रोल करें ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और उनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को मैं समझता हूँ कि लोगों को जब मुफ्त चीज़ मिले तो वो मुफ्त में, तो हमारे पंजाबी जी कहते हैं बुखार भी हो तो कहते शीर तो गर्म ही है ना। मतलब पंजाबी की कहावत है, बुखार चढ़ जाए तो कहते शीर गर्म है। तो मुफ्त की ये वो जो मनोवृत्ति है ये नुकसानदेह है, और ये राजनीति की दल बढ़ा रहे हैं। तो जब हम 2047 में एक विकसित भारत का सपना देखे हैं, तो विकसित भारत के लिए ये मुफ्त की रोटियां, ये देखो एक करदाता का पैसा है, करदाता जो मेहनत करता है, फिर ये होता है कि उसको लगता है कि पैसे दे रहा हूं, ये मुफ्त में राजनेता अपने हिसाब से चला रहे हैं। जब राजनेता की निर्भरता बढ़ती है और जनता भी उसकी ओर देखने शुरू करती है, तो ये कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगा आने वाले 5-10 साल में। इससे ज़्यादा ये प्रदेशों की सबकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और इनका बिगड़ विकास गई है सर। कुछ की बिगड़ गई, कोई जो ये जो कर रहे हैं घोषणा 30,000 की प्रदेश के नौकरी, उनको पूछो 20 साल पहले आपका राज था उस समय क्यों नहीं करी? सही बात। ये जो आज करते हैं ये पहले भी सत्ता में रहे, चाहे नीतीश में पहले तो रहे हैं, उन्होंने भी नहीं किए। जो पंजाब में रहे हैं अकाली सरकार के, उन्होंने भी कही, वो भी आज तक नहीं हुई। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ धीरे धीरे लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये वादे सिर्फ वादे रह जाएंगे, और आपको आपकी जो स्वाभिमान है उसको भी ठेस पहुँचाएंगे, प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी करेंगे, और सामाजिक ताना बाना भी तोड़ेंगे, और जो करदाता है उसको भी उदासीन करेंगे। भी क्या फ़ायदा जब कोई डेवलपमेंट ही कोई नहीं है, तो वो भी उदासीन होगा। तो ये सारा कुल मिला कर ये दलदल सी बन जाएगी आर्थिक रूप से, तो उसे उस भंवर से निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी बच जाए तो बेहतर है, मैं समझता हूँ। आगे प्रोग्राम में एक बार फिर से चर्चा हम पंजाब की ही करेंगे, पंजाब की मान सरकार की। सर, हाल ही में पंजाब की मान सरकार ने जनता की सुविधा के लिए फेसलेस आरटीओ योजना लॉन्च की है, और इसी के साथ साथ मान कैबिनेट ने पंजाब यूनिफाइड एकीकृत बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी दे दी है। तो आप इन जनहितैषी फैसलों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरटीओ तो फेसलेस के 56 सुविधाएं हैं। इन्होंने बोला घर बैठे लोगों को मिलेंगे लाइसेंस किया, ड्राइविंग सारा कुछ, और सुविधा सेंटरों में भी उन्होंने कर दिया है कि वहाँ पे करें। क्योंकि आरटीओ ऑफिस जो है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ये भ्रष्टाचार के केंद्र, जब बिचौलियों के थ्रू माध्यम ज़्यादा अधिकतर, मतलब अच्छे भी हैं बीच में, पर जब छवि ऐसी बन जाती है तो वो सारे उसी में फिर गिने जाते हैं। भी ऐसे ही है, छवि बन गई उस विभाग की, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, पर जो छवि है, छवि के यही है कि आरटीओ तो भ्रष्टाचार का केंद्र है। तो उसको तोड़ने के लिए 1056 नंबर में उन्होंने डायल दिया है कि वो उसको डायल करें, और आप 1076 नॉट 56, 1076 नंबर में वहाँ पे करें तो आपको सुधा। अब प्रश्न ये है कि 1076 वाले कैसे डील करते हैं? जिसको फ़ोन जो करता है, अगर वो उसके साथ रूखा बोलते हैं, उसकी बात सुनते नहीं हैं, तो ये पंजाब सरकार के लिए फिर माइनस पॉइंट बनेगा। जिसको वो अच्छा गिनते हैं अपनी सुविधा के लिए, लोगों, जब लोगों के लिए वो सुविधा का कारण बनेगा, या उनको लगेगा कि ये हमारी सुनवाई नहीं है, तो पंजाब सरकार का पहला काम तो ये बनता है कि 1076 में जो आदमी बैठे डायल से, वो बड़ा नम्र और धैर्यवान होना चाहिए, और बात को सुनकर आगे कंसर्न विभाग को या कंसर्न आदमी को तक पहुंचाए, तभी इसका लाभ मिलेगा आम आदमी को भी और सरकार को भी। अब आगे एकीकृत भवन की बात जो हम करते हैं, इसमें देखिए अब रोजगार के हिसाब से
कामकाज के हिसाब से गांव से लोग शहर आ रहे हैं। शहर की भूमि बहुत महंगी होती चली जा रही है, भूमि बढ़ तो सकती नहीं, तो अब आकाश की तरफ ही जा सकते हैं हम। तो सरकार का मैं समझता हूँ ये फैसला भी व्यवहारिक है, क्योंकि भूमि ना होने के कारण आप 4 मंजिला बना के कम से कम फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो जाएगी, उनको रहने वाले को, बेचने वाले को, जो घर बनाने वाले को, सबको राहत है। जो नक्शे भी उन्होंने बनाया कि एक तरफ आप एफिडेविट दो, वहाँ से वो सीधे पास हो जाएंगे जो उसका। तो इसका एक तो ये फायदा है। दूसरा लाभ ये है कि जो कृषि भूमि, जैसे जैसे कॉलोनियाँ बाहर की तरफ बढ़ेंगी तो इसका मतलब हम कृषि भूमि को खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो वो रुकेगा, कुछ हद तक तो रुकेगा कि जब हम फ्लोर बनाने शुरू कर देंगे तो बाहर की तरफ वो कृषि जो भूमि है वो बच जाएगी, कुछ हद तक बचेगी। अब इसका दूसरा जो इसका विरोध जो कर रहे हैं लोग, या इसका एक रिएक्शन जो लोगों का है कि जब हम फोर हर को बना दें तो जो बुनियादी सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, उस पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि सीवरेज तो पुराने ही बढ़े हुए हैं। जब वो आप एक घर से 4 बढ़ गए तो उसके आदमी भी बढ़ गए, तो जब आदमी बढ़े तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी, बिजली की बात, तारें भी वही है पुरानी, सीवरेज भी वही पुराना है, तो पानी की कैपेसिटी वही, ट्यूबवेल वही छोटा है, तो ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ, सड़कें भी अब चौड़ी तो हो नहीं सकती, जो बनी है गलियाँ सब, वो सारी समस्या। तो सरकार ने एक काम किया है कि अभी जो फिलहाल जो उसका है, उन्होंने कर दिया है कि 40 फुट सड़क जिसकी चौड़ी है वहाँ पे 4 मंजिल की बनेंगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसका मतलब कुछ पुराना शहर तो बाहर निकल गया, अब बनेगी या तो नई कॉलोनी में या 40 फुट की सड़क पे बनी है। पर कुल मिलाकर मैं कहता हूँ सरकार का ये कदम व्यवहारिक है, स्वागत होगा, होना चाहिए। समय के साथ ये मांग है, नहीं तो फिर कृषि भूमि बढ़, उस पर बिल्कुल दबाव सर। बढ़ेगा। तो सरकार को ये फैसले के साथ साथ जो लोगों को राहत तो मिलेगी, पर जो बुनियादी है उसका 2-4 साल के बीच बीच उसको कवर भी करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि जब सीवरेज आपकी खराब है, रुकता है, आपकी बिजली कट ज़्यादा लगते हैं, फॉल्ट ज़्यादा होते हैं, तो ये परेशानी का कारण बनते हैं। तो उसके लिए सरकार की भी बदनामी होती है कि ये आपने घोषणा कर दी पर आपने बुनियादी चीज़ें ठीक नहीं की, बिल्कुल तो वो फिर इसको साथ साथ। एक चीज़ और मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, सरकार ने अभी उनके संजीव अरोड़ा जो उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने उद्योग नीति के लेके भी योजनाएं मांगी हुई हैं पंजाब में, और वो दिसंबर तक आ जाएंगे, दिसंबर से शायद वो लागू भी कर रहा है जो उन्होंने अभी किया है। देखिए आरटीओ की बात हो गई, घरों की बात हो गई, उद्योग की बात हो गई, ये बेसिक शहर का जो रहने वाला है उससे सीधी कंसर्न, पंजाब के रेवेन्यू से तो सीधी है ही है, उनके साथ सीधी जुड़ी है। अगर उद्योग बढ़ता है या उससे कामगार मिलेगा, अगर मकान बनने शुरू होते हैं तो उसके भी रोजगार बढ़ेगा, हर को, मतलब ट्रेड एंड सारी चीजें घूम जाती हैं, जुड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी से हैं। जुड़ी हुई हैं। सरकार ने ये तीनों फैसले ठीक लिए हैं इस पे, पर इनकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, अगर उसको लागू करने में कहीं कोताही हो गई या लापरवाही हो गई तो ये सरकार के लिए सिरदर्दी बन जाएंगे। सरकार को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क होने की जरूरत है, और रातों स्तर पे उस पर जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना लाभ ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि सर अगर पूरे नहीं होंगे, लोग रोष प्रदर्शन करेंगे, फिर दिक्कतों का सब सामना, फिर चलेंगे वही ना, सर्कल चल पड़ेगा। क्योंकि अपनी तरफ से वो ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सर। औद्योगिकरण होना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू, अगर हमने पहले बात करी कि पंजाब का रेवेन्यू कम है, उसको बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी बननी चाहिए। और अगर ऐसा ना हो, घर भी बने, उद्योग भी बने, ये सारे रोजगार देने के साधन ही है ना, तो अगर नहीं इम्प्लीमेंट होते तो फिर ये सरकार के लिए एक समस्या बनेगी, सिरदर्द बन जाएगी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास, और आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से हमने बहुत अहम मुद्दों पर सर के साथ की है बातचीत। अगले हफ्ते फिर कुछ और नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।